वेलकम टू साई टेस्ट सीरीज। आइए आज महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के सीरीज को रिकॉल करते हैं। यानी यह फरवरी मंथ के वीकली करंट अफेयर्स के पार्ट 4 है, जिसमें 23 फरवरी से 28 फरवरी के बीच के महत्वपूर्ण क्वेश्चन का हमने यहाँ पे संकलन किया है। यह सभी क्वेश्चन से देखा जाए आगामी किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। यानी ये सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे लाए गए हैं इस सीरीज में। देखा जाए इसके पहले पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 यानी फरवरी मंथ का वीकली करंट अफेयर्स का पार्ट 3 तक लोड किया जा चुका है मेरे यूट्यूब चैनल पे। यदि आपने नहीं देखा हो तो पहले आप उन्हें देख लें। उसके बाद यह पार्ट 4 यानी 23 से 28 फरवरी के बीच के ये क्वेश्चन को हमने यहाँ पे लाया है, जो कि 25 क्वेश्चन का यहाँ पे महत्वपूर्ण संकलन किया गया है। आइए चलेंगे। पहला नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, बोला गया है पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार हिलाल ए पाकिस्तान हाल ही में जिसे प्रदान किया गया उनका नाम क्या है? उनका नाम क्या है? यानी पाकिस्तान ने अपना सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार हिलाल ए पाकिस्तान अभिज्ञ को दिया है। जिन्हें दिया गया है ना, वो है बिल गेट्स। वो है बिल गेट्स। यानी बिल गेट्स को देखा जाए पाकिस्तान की तरफ से अपना सर्वोच्च सम्मान यानी अपना दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान दिया गया है। जैसे आप ऐसे समझिएगा, भारत में सबसे बड़ा नागरिक सम्मान भारत रत्न होता है, उसका पद्म विभूषण होते हैं ना, वैसे पाकिस्तान का देखा जाए यह दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है, जिसका नाम है हिलाल ए पाकिस्तान। यह अभी हाल ही में पाकिस्तान सरकार के द्वारा बिल गेट्स को दिया गया है। बिल गेट्स के बारे में कहा जाए तो ये काफ़ी सामाजिक कार्य करते रहते हैं। जैसे देखा जाए पाकिस्तान में इन्होंने अभी गरीबी उन्मूलन को देखते हुए, स्वास्थ्य व्यवस्था को देखते हुए काफ़ी हित काम किए हैं वहाँ पे। इसलिए देखा जाए इन्हें पाकिस्तान सरकार के द्वारा हिलाल ए पाकिस्तान यानी दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान से इन्हें सम्मानित किया गया है, जिनका नाम था बिल गेट्स। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाते हैं। आइए सेकंड नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। पूछा गया है नीति आयोग के मुख्य कार्यपालिका अधिकारी यानी नीति आयोग के मुख्य कार्यपालिका अधिकारी यानी सीईओ अमिताभ कांत। ये नाम काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है। यानी वर्तमान में देखा जाए नीति आयोग के मुख्य कार्यपालिका अधिकारी यानी सीईओ अमिताभ कांत ने 21 फरवरी 2022 को कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था जितनी प्रतिशत की दर से वृद्धि कर रही है, वो प्रतिशत कितनी है? 9.2% की दर से 9.2% की दर से भारतीय अर्थव्यवस्था काफी तीव्र गति से वृद्धि कर रही है। यह अभी हाल ही में डाटा निकाला गया और यह अभी हाल ही में नीति आयोग के जो अभी सीईओ हैं अमिताभ कांत, उन्होंने ही 21 फरवरी 2022 को इस डाटा को यानी इस जो प्रतिशत वृद्धि हो रही है अर्थव्यवस्था में, भारतीय अर्थव्यवस्था में, इसको उन्होंने जारी किया है। यानी 9.2% की दर से भारतीय अर्थव्यवस्था अभी काफी तीव्र गति से वृद्धि कर रही है। 9.2% की दर से काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। आइए 3 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। पूछा गया है, बोला गया है इसराइल ने हाल ही में जिस एक नई नौसैन्य वायु रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया, उसका नाम क्या है? अभी हाल ही में आपने देखा होगा इसराइल के द्वारा एक नौसैन्य वायु रक्षा प्रणाली सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया, इसका नाम था डॉम प्रणाली। डॉम प्रणाली इसको नाम दिया गया है। काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। यह प्रणाली देखा जाए एक युद्धपोत यानी ऐसे समझिएगा, अभी इसराइल ने देखा जाए तो टैंक यानी जो पनडुब्बियां होती है ना, वहीं से इसको परीक्षण कर दिया है नौसैन्य वायु रक्षा प्रणाली, जिसका नाम है डॉम प्रणाली ना। ये एक देखा जाए युद्धपोत प्रणाली था, जिसका अभी हाल ही में इसराइल ने इसका सफल परीक्षण किया है। इसके पहले एक और हम हमेशा नाम लेते हैं, जैसे देखा जाए रशिया ने एक हाइपरसोनिक जिसका नाम था जिरकोनिक मिसाइल ना, उसको लॉन्च किया था। वो भी पनडुब्बी से ही रशिया ने लॉन्च किया था। वही काम किया इसराइल ने, इन्होंने पनडुब्बी से ही देखा जाए एक नौसैन्य वायु रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, जिसका नाम है डॉम प्रणाली। डॉम प्रणाली को इन्होंने परीक्षण किया है, वो भी इसराइल देश ने किया है। आइए 4 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। पूछा गया वह देश जिसने अपनी पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन लॉन्च की है। वह देश जिसने अपनी पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन लॉन्च किया ना, ये किया है जापान ने। ये किया है जापान ने। यानी जापान को देखा जाए तो अभी हाल ही में इन्होंने हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन को लॉन्च किया है। पर्यावरण की दृष्टि से देखा जाए, पर्यावरण को स्वस्थ मतलब पर्यावरण को आगे बढ़ाने के लिए, पर्यावरण की दृष्टि से देखा जाए, इन्होंने ये महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं और हाइड्रोजन से चलने वाली पहली ट्रेन को लॉन्च किया है, जो कि जापान के द्वारा किया गया। काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं हाइड्रोजन से चलने वाली, यानी हाइड्रोजन इसमें याद रखनी है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये जापान ने स्टार्ट किया है। 2-3 और चीज़ें रिकॉल कर दूँ, जैसे दिल्ली मेट्रो का आपने नाम सुना होगा। भारत में सबसे पहले सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला और ड्राइवरलेस मेट्रो जो चलाई गई थी ना, दिल्ली मेट्रो ही चलाई गई थी। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, हाइड्रोजन
हाइड्रोजन से चलने वाली पहली ट्रेन जो चलाई गई थी, यह जापान के द्वारा चलाया गया था। और दिल्ली मेट्रो पहली ऐसी मेट्रो थी भारत की जो कि ड्राइवरलेस थी और सौर ऊर्जा संचालित ये मेट्रो चलाई गई थी। अभी दिल्ली मेट्रो में आप देखते होंगे बिहार के मतलब भारत के भिन्न भिन्न राज्य के जो पर्यटक स्थल है ना, उनके तस्वीर को दिल्ली मेट्रो में लगाया जा रहा है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो 4 नंबर क्वेश्चन को देखा जाए, वहाँ पे हाइड्रोजन से चलने वाली पहली जो ट्रेन लॉन्च किया है, ये जापान के द्वारा किए गए, जापान के द्वारा किए गए। आइए आगे क्वेश्चन में चलेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, बोला गया है प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में जिसे नियुक्त कर दिया, उनका नाम क्या है? उनका नाम है संजीव सन्याल। संजीव सन्याल देखा जाए तो वर्तमान में अभी जो संजीव सन्याल थे ना, अभी इन्हें आर्थिक सलाहकार परिषद के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में इनकी नियुक्ति कर दिया गया। वर्तमान में देखा जाए ये वित्त मंत्रालय के प्रमुख के आर्थिक सलाहकार के रूप में ये काम कर रहे थे। ये वर्तमान में वित्त मंत्रालय के प्रमुख आर्थिक सलाहकार के रूप में काम कर रहे थे और इन्हें अब देखा जाए तो प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में इन्हें नियुक्ति कर दिया गया, जिसका नाम है संजीव सन्याल। संजीव सन्याल। और ये बहुत बड़े अर्थशास्त्री जाने जाते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो याद रखनी है ये पहले वित्त मंत्रालय के प्रमुख अर्थशास्त्री के रूप में, सलाहकार के रूप में काम कर रहे थे। अब ये पीएमओ यानी प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में ये काम करेंगे, जिनकी नियुक्ति कर दिया गया। और ये बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं जिनका नाम है संजीव सन्याल। संजीव सन्याल। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आगे चलेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, बोला गया है कृषि नेटवर्क ने हाल ही में जिस फिल्म अभिनेता को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया, उनका नाम क्या है? पंकज त्रिपाठी। पंकज त्रिपाठी। काफी पॉपुलर ये नाम है ना, यानी याद रखिएगा कृषि नेटवर्क ने अभी हाल ही में जिस फिल्म अभिनेता को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया, उनका नाम है पंकज त्रिपाठी। पंकज त्रिपाठी। वर्तमान समय में देखा है कृषि नेटवर्क जो लागू किया गया है ना, यानी कृषि नेटवर्क जो एक मतलब लागू किए जा रहे हैं, ये 4 भाषा में लागू किए गए हैं, हिंदी में, मराठी में, पंजाबी में और इंग्लिश में। ये कृषि नेटवर्क को लागू करने की बात की गई है। इसका ही ब्रांड एम्बेसडर देखा जाए पंकज त्रिपाठी को बनाया गया है। वही पंकज त्रिपाठी आपको पता होगा जिन्हें अभी बिहार में भी देखा जाए तो खादी मॉल के ब्रांड एम्बेसडर इनको बनाया गया था, लेकिन वर्तमान में देखा जाए कृषि नेटवर्क का इनको ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया पंकज त्रिपाठी को। काफी पॉपुलर ये नाम है। आइए 7 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। पूछा गया है 24 फरवरी 2022 को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के जितने साल पूरे हो गए, वो कितने साल पूरे हो गए? यानी 3 साल पूरे हो गए। प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि योजना काफी पॉपुलर नाम है। इसकी शुरुआत पहली बार 24 फरवरी 2019 को ही किया गया था, यानी 2019 को ही इसकी शुरुआत की गई थी पीएम के द्वारा, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। आइए इस निधि योजना में क्या किए गए थे, आपने देखा होगा वैसे किसान जिनको किस्त में 3 किस्त में 2-2 हज़ार रुपये दिए जाते थे ना, किसान को 6,000 रुपये जो मिलते थे, मतलब वार्षिक किस्तें 2-2 हज़ार करके मिलते थे 3 किस्तों में ना, इसी में किया गया था प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में ही। यह देखा जाए 24 फरवरी 2019 को ही लागू किया गया था। अब इसका 24 फरवरी 2022 को 3 वर्ष इसका पूरा हो गया और काफ़ी किसान को ये धनराशि मिलते और हर साल मिल भी रहे हैं। ये देखा जाए तो वार्षिक धनराशियाँ, लेकिन ये मंथली में यानी 3 किस्तों में 2-2 हज़ार करके इसमें दिए जाते हैं। इसका नाम है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। काफी पॉपुलर नाम, याद रखनी है। इसको 24 फरवरी 2019 को ही लागू किया गया था और 22 फरवरी 2022 को इसका 3रा वर्ष हो गया है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का। आइए आगे चलेंगे। बोला गया है हाल ही में जिस देश के द्वारा सीडॉम नामक एक नौसेना वायु रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया, ये इजराइल के द्वारा किया गया। अभी जस्ट ऊपर में यही क्वेश्चंस मैंने बता रहा था ना, सीडॉम नाम का एक सफलतापूर्वक वायु रक्षा प्रणाली को लॉन्च किया गया जिसका नाम था इजराइल। अभी जस्ट ऊपर में ये क्वेश्चंस रिपीट हो गए हैं, तो 8 नंबर क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। सीडॉम याद रखिएगा, ये इजराइल के द्वारा अभी हाल ही में नौसेना वायु रक्षा प्रणाली को लॉन्च किया गया इजराइल के द्वारा। आइए 9 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। इंपॉर्टेंट पूछा गया है, बोला गया है वह देश जिसने रूस के सैन्य अभियान के बाद इमरजेंसी लगा दी, यूक्रेन। अभी आपने देखते होंगे यूक्रेन की स्थिति रशिया ने क्या कर दिया है, यानी रूस और यूक्रेन में काफ़ी युद्ध हो रहे हैं ना, तो अभी हाल ही में देखा जाए रूस के सैन्य अभियान के बाद इन्होंने अपने देश में इमरजेंसी लागू कर दिया, जो कि यूक्रेन है, अभी काफ़ी युद्ध भी चल रहे हैं यूक्रेन को और रशिया में, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। आइए 10 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। पूछा गया है इंडिया रैंकिंग ने 2021-22 में भारत की जीडीपी से वृद्धि दर जितनी प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया, ये 8.6% रहने का अनुमान लगाया है। यानी ऐसे देखिए इंडिया रैंकिंग देखा जाए 21-22 में
भारत की जीडीपी की वृद्धि दर रहने का अनुमान लगाया है ना, वो भी 8.6% रहने का अनुमान लगाए हैं। ये जीडीपियाँ जो है ना हमेशा आगे पीछे होते रहते हैं, तो यहाँ पे जो अभी अनुमान हाल ही में लगाया गया है ये 8.6% लगाए गए हैं। आइए 11 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। इंपॉर्टेंट पूछा गया है, बोला गया है हाल ही में जिस राज्य सरकार ने बजट में पुरानी पेंशन स्कीम योजना बहाल करने की घोषणा किया, वो राज्य कौन सा है? वो राज्य है राजस्थान। वो राज्य है राजस्थान। यानी ऐसे समझिएगा, हाल ही में जिस राज्य सरकार ने बजट अभी हाल में राजस्थान सरकार ने बजट पेश किया है, बोला गया पुरानी पेंशन योजना इन्होंने इसमें बहाल कर दिया। यानी ऐसे समझिएगा, यह पेंशन योजना जो लागू की है ना, ये राजस्थान सरकार ने 1 जनवरी 2004 से 1 जनवरी 2004 से बाद जिनकी भी नियुक्ति हुई, जिनकी भी कर्मचारी की नियुक्ति हुई है ना, उनके लिए योजना लागू किया है। यानी हाल ही में पूछा गया, राज्य सरकार ने बजट में पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की जो घोषणा किया है ना, राजस्थान सरकार ने ही किया है। ये भी अपना बजट में ये सब घोषणा ये पास किए थे। आइए 12 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। पूछा गया है, सरकार ने अपने डिजिटल मिशन के तहत जिस केंद्र शासित प्रदेश में जन भागीदारी एम्प्लॉयमेंट पोर्टल की शुरुआत किया, वो संघीय प्रदेश कौन सा है? संघीय प्रदेश है जम्मू एंड कश्मीर। यानी जम्मू कश्मीर में देखा जाए, अभी हाल ही में सरकार के द्वारा या अभी एक डिजिटल मिशन के तहत बोला गया है, एक पोर्टल को लॉन्च किया गया है। एक पोर्टल को लॉन्च, जिनका नाम है जन भागीदारी एम्प्लॉयमेंट। यानी यह पोर्टल अभी हाल में जम्मू कश्मीर में लागू किए गए हैं, वो भी गवर्नमेंट के द्वारा लागू किया गया है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इस पोर्टल के द्वारा देखा जाए तो जम्मू कश्मीर में जितने भी ऐसे इलेक्ट्रॉनिक विभाग में, जैसे कि आप देखते होंगे बिजली उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं, कंप्यूटर, इस सब से जितने कचरे उचरे निकलते हैं ना, इस सब चीज़ को सही करने का प्रयास किया जाएगा डिजिटल माध्यम से, जो कि पोर्टल अभी लॉन्च किया गया है। ये जम्मू कश्मीर सरकार के द्वारा किए गए हैं। आइए 13 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। पूछा गया है, बोला गया जिस राज्य सरकार ने ई कचरा का निपटान करने हेतु देश के पहले ई वेस्ट इको पार्क को मंजूरी दे दिया। ये इको पार्क कौन सा है? ये इको पार्क है दिल्ली। ये इको पार्क है दिल्ली। यानी ई कचरा का निपटान करने के लिए, ई कचरा का निपटान करने के लिए ई वेस्ट इको पार्क की मंजूरी प्रदान किया है। और ये कौन है? ये दिल्ली है। दिल्ली सरकार का जैसे नाम आता है, यहाँ से काफ़ी योजनाएं इंपॉर्टेंट हो। जैसे ये देखा जाए, जहाँ वोट वही वैक्सीनेशन योजना, ये दिल्ली सरकार का योजना था। और दिल्ली सरकार ने आपने अभी देखा भी होगा, अपने देश के शिक्षा मेंटर के रूप में सोनू सूद को भी इन्होंने नियुक्त किया है। रवि दहिया के नाम पे एक स्कूल का भी नाम चेंज कर दिया गया है। दिल्ली सरकार के बारे में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी एक जहां वोट वहीं वैक्सीनेशन योजना, इनका काफ़ी इंपॉर्टेंट योजनाओं में एक आते हैं। तो ई कचरे का निपटान करने हेतु देश के पहले ई वेस्ट इको पार्क की जो मंजूरी दिया है ना, ये दिल्ली सरकार के द्वारा ये दिल्ली सरकार के द्वारा दिए गए हैं। आइए 14 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। बोला गया हाल ही में 14 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है, हाल ही में थम्स अप ने जिस फिल्म अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर बना दिया, जिस फिल्म अभिनेता को थम्स अप ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, वो अभिनेता है शाहरुख खान। वो अभिनेता है शाहरुख खान। शाहरुख खान को देखा जाए, अभी हाल ही में थम्स अप, कोको कोला का नाम जानते होंगे ना, थम्स अप ने इन्हें अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। इसके पहले भी देखा जाए, ये उनके ब्रांड एम्बेसडर रह चुके हैं शाहरुख खान। यानी कोको कोला का नाम सुने होंगे, थम्स अप, उन्होंने ही अपना ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान को नियुक्त करके रखा है। 2-3 और भी ब्रांड एम्बेसडर को रिकॉल करते हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसे देखा जाए, अभी उत्तराखंड राज्य ने अपना ब्रांड एम्बेसडर ऋषभ पंत को बना के रखा है। अरुणाचल प्रदेश राज्य ने अपने राज्य का ब्रांड एम्बेसडर संजय दत्त को बना के रखे हैं। वहीं देखा जाए, बैंक ऑफ बड़ौदा का ब्रांड एम्बेसडर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये शेफाली वर्मा है। वहीं ऑनलाइन बीमा प्लेटफॉर्म का ब्रांड एम्बेसडर अभी हाल ही में देखा जाए तो राजकुमार राव को बना के रखा गया है। इस काफ़ी ब्रांड एम्बेसडर हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो थम्स अप का याद रखना है, शाहरुख खान को बना दिए गए हैं, शाहरुख खान को। आइए 15 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। पूछा गया है, केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री वर्तमान में देखा जाए गिरिराज सिंह है ना, तो बोला गया है केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने मनरेगा के लिए जिस ऐप को लॉन्च किया, वो ऐप का नाम क्या है? लोकपाल ऐप। लोकपाल ऐप को लॉन्च किया है। काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन यानी याद रखना है। अभी हाल ही में केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह के द्वारा ही एक ऐप को लॉन्च किया, जिसका नाम है लोकपाल ऐप। इसका नाम है लोकपाल ऐप। इस ऐप के तहत देखा जाए तो जो भी ग्रामीण और पंचायतों में जो भी क्रियाकलाप होंगे ना, उस जवाबदेही और उस पारदर्शिता को बनाने का प्रयास किया जाएगा इस ऐप के द्वारा। यानी जो भी ग्रामीण कार्य होंगे, पंचायत में होंगे, उन सभी को उनके कर्तव्य को पालन करने के लिए जवाबदेही या फिर पारदर्शिता लाने का प्रयास किया जाएगा इस ऐप के द्वारा। यानी यह ऐप जो लॉन्च किया गया है लोकपाल ऐप, ये पंचायती राज और ग्रामीण मंत्री अभी हाल ही में गिरिराज सिंह के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। और मनरेगा के लिए किया गया, मनरेगा के लिए याद रखनी है। आइए 60 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। पूछा गया है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस
जिस दिन मनाया जाता है वो तिथि कौन सा है? 28 फरवरी अभी हाल ही में मनाया गया ना राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस देखा जाए 28 फरवरी को मनाए जाते हैं। ये क्यों मनाया जाता है, आइए इनके बारे में बात करते हैं। अपने वैज्ञानिक सीवी रमन, आपने वैज्ञानिक सीवी रमन का नाम सुना होगा, यानी इन्होंने ही रमन प्रभाव की खोज किया था। इन्हीं के यादों में देखा जाए यह प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। विज्ञान दिवस मनाए जाते हैं इन्हीं यानी सीवी रमन को ही देखा जाए 1930 में नोबेल पुरस्कार से भी फिजिक्स में सम्मानित किया गया था। यानी भौतिकी में इन्हें नोबेल पुरस्कार से 1930 में सम्मानित किए गए थे। 1930 में उन्हीं की यादों में यानी सीवी रमन जो जिन्होंने रमन इफेक्ट की खोज की थी ना, इन्हीं रमन इफेक्ट की खोज करने की यादों में इन्हें देखा जाए तो हर वर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाए जाते हैं, जिनके तहत देखा गया इनको 1930 में नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था, वो भी भौतिकी में। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को हर साल मनाए जाते हैं। आइए आगे क्वेश्चन में चलेंगे। पूछा गया है 17 में बोला गया, भारत सरकार ने जिस देश से भारतीय को निकालने को ऑपरेशन गंगा, काफी इंपॉर्टेंट ये नाम हो जाते हैं, ऑपरेशन गंगा अभियान चलाया है, ये अभी हाल में काफी पॉपुलर हो गया, आप देखिएगा। यानी ऑपरेशन गंगा देखा जाए यूक्रेन में जो भी भारतीय फंसे हैं ना उनको लाने का काम किया जा रहा है ऑपरेशन गंगा के तहत। ऑपरेशन गंगा के तहत उनको लाने का प्लान किया जा रहा है, जो कि यूक्रेन से काफी हाईलाइटेड क्वेश्चन हो गया ऑपरेशन गंगा। आइए और भी कुछ ऑपरेशन को रिकॉल कर, जैसे देखा जाए अभी हाल ही में ऑपरेशन देवी शक्ति अभी बीपीएससी एग्जाम पूछा था, तो ये आपको पता होगा अफगानिस्तान से संबंधित, यानी अफगानिस्तान से जो भी भारतीय मूल को लाया गया था ना वहाँ पे ऑपरेशन देवी शक्ति कहा गया था, ऑपरेशन देवी शक्ति। वैसे ही यह ऑपरेशन गंगा है क्योंकि यूक्रेन से भारतीयों को लाया जा रहा है, इसका नाम दिया गया ऑपरेशन गंगा। ऑपरेशन गंगा ये यूक्रेन से, याद रखने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आगे चलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया, मैक्सिको ओपन को जीतकर स्पेन के जिस टेनिस खिलाड़ी ने अपने करियर का 91वां खिताब जीत लिया, उनका नाम क्या है? राफेल नडाल। राफेल नडाल काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है, अभी आपने हाल ही में सुना भी होगा। ये पहले मैक्सिको ओपन को जीते हैं ना, अभी हाल ही में आपने सुना भी होगा इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन भी जीत लिया है राफेल नडाल ने। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 के पुरुष एकल विजेता देखा जाए तो राफेल नडाल ही हैं। ये देखा जाए अपने करियर का 91वां खिताब जीत लिए हैं, क्योंकि मैक्सिको ओपन को भी इन्होंने हाल ही में जीत लिया है। राफेल नडाल तो ऑस्ट्रेलियन ओपन विजेता भी 2022 के पुरुष एकल का राफेल नडाल ही हैं। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाते हैं। आइए 19 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। पूछा गया है हाल ही में कर्मचारी राज्य बीमा निगम, जिसको शॉर्ट में आप ESIC के नाम से जानते हैं ना, 25 फरवरी 2022 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मना रहा है? 70वीं स्थापना दिवस मना रहा है। यानी ESI ने अपने राज्य का 70वीं स्थापना दिवस मना रहा है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ESI 25 फरवरी 2022 को 70वीं स्थापना दिवस ये मना रहे हैं। इसकी स्थापना देखा जाए तो 1952 में हुआ था, 1952 में, और ये अपना 70वीं स्थापना दिवस मना रहे हैं ESI कर्मचारी राज्य बीमा निगम। आइए आगे क्वेश्चन में चलेंगे। पूछा गया है हाल ही में जिस राज्य सरकार ने बजट में पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की घोषणा किया, वो राज्य कौन सी है? वो राज्य राजस्थान। अभी जस्ट ऊपर में एक क्वेश्चन को बता रहा था, यानी हाल ही में राजस्थान सरकार ने पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करने की बात किया है, तो यह राज्य राजस्थान राज्य। तो 1 जनवरी 2004 के बाद जितनी भी कर्मचारियों की नियुक्ति हुई है ना, उन सभी कर्मचारियों को पुराने पेंशन योजना के तहत उन्हें पेमेंट किया जाएगा और काफी लाभ प्रदान किए जाएंगे। तो राजस्थान सरकार का हाल ही का जो बजट पेश किया गया उसमें इस बात को रखी गई थी, यानी पुरानी पेंशन योजना को इन्होंने लागू करने की घोषणा किया है। आइए 21 क्वेश्चन में चलेंगे। पूछा गया हाल ही में IDBI बैंक के नए MD और CEO किसे नियुक्त कर दिया गया? ये IDBI बैंक के नए MD और CEO राकेश शर्मा को नियुक्त कर दिए गए हैं। राकेश शर्मा, अब देखा जाए तो IDBI बैंक और के नए MD और CEO हो गए, जिनको नियुक्ति अभी हाल ही में कर दिया गया है। इनका नाम है राकेश शर्मा। IDBI के नए MD और CEO इन्हें नियुक्त कर दिया गया है। आइए 22 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। पूछा गया है विराट कोहली और मार्टिन गुप्टिल को पीछे छोड़कर T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाला खिलाड़ी कौन हो गया? ये रोहित शर्मा हो गए। रोहित शर्मा के बारे में 2-3 पॉइंट याद रखनी है। T20 मैच खेलने वाला भी सबसे अधिक रोहित शर्मा ही हो गया, और T20
अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाने वाले भी खिलाड़ी रोहित शर्मा ही हो गए। रोहित शर्मा के बारे में देखा जाए तो वर्तमान समय में क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट के T20 हो, वनडे हो या टेस्ट हो, तीनों फॉर्मेट के कप्तान अभी वर्तमान में रोहित शर्मा ही है। इनके कप्तान में भारत काफ़ी अच्छे प्रदर्शन कर रहे हैं, काफ़ी मैच भी जीत रहे हैं ना। तो याद रखनी है। तो अभी हाल ही में सबसे अधिक मैच खेलने वाला भी और सबसे अधिक T20 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में रन बनाने वाले भी खिलाड़ी हो गए रोहित शर्मा। आगे क्वेश्चन में चलते हैं। पूछा गया है, हाल ही में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने फसल की बीमा के लिए कौन सी पहल की शुरुआत किया? तो मेरी पॉलिसी मेरा हाथ, मेरी पॉलिसी मेरा हाथ के तहत देखा जाए फसल बीमा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पहल को इन्होंने शुरुआत किया, जिनका नाम है नरेंद्र सिंह तोमर। वर्तमान में देखा जाए ये कृषि मंत्री है नरेंद्र सिंह तोमर। इन्हीं के द्वारा फसल की बीमा के लिए अभी हाल ही में मेरी पॉलिसी मेरा हाथ अभी हाल ही में पहल की शुरुआत किया गया है। इस पहल काफ़ी इंपॉर्टेंट ये हो जाते हैं, यानी मेरी पॉलिसी मेरा हाथ नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा स्टार्ट किए गए हैं। I-24 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। पूछा गया है, अभी हाल ही में भारत के किस महारत्न कंपनी को सर्वश्रेष्ठ कंपनी का पुरस्कार दिया गया? ये दिया गया कोल इंडिया को दिए गए। अभी देखा जाए वर्तमान समय में महारत्न कंपनी काफ़ी इंपॉर्टेंट, जिसमें कोल इंडिया को अभी हाल ही में सर्वश्रेष्ठ महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है, वो है कोल इंडिया। तो अभी हाल ही में सर्वश्रेष्ठ कंपनी का इन्हें दर्जा दिया गया है। I-25 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। पूछा गया, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने LIC के IPO में जितने प्रतिशत विदेशी निवेश को मंजूरी दिया है कितने परसेंट है? तो ये परसेंट है 20% है। 20% है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। यानी केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देखा जाए LIC के APO में जितने परसेंट देने की बात की है, वो विदेशी निवेश ना ये 20% देने की बात किया है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आज जितने भी 25 क्वेश्चन की सीरीज थे ना, फरवरी मंथ के पार्ट 4 यानी लास्ट करंट के सीरीज का ये वीडियो था, जिसमें 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हमने संकलन किया था। ये सभी क्वेश्चंस आगामी किसी भी एग्जाम के लिए देखा जाए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। मुझे विश्वास है आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आए होंगे। यदि आपको ये वीडियो लाइक हो तो आप लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। इसके बाद मार्च मंथ का भी इसी तरह 4 सीरीज में करंट अफेयर्स आएंगे, जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। थैंक यू दोस्त, इस वीडियो सीरीज में आज इतना ही। फिर मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट करंट के सीरीज में। आज इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।